नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो लास्ट क्लास में हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीख रहे थे, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे एडिशन और रिजल्टेंट। ठीक है, वेक्टर के सेंस में वेक्टर को ऐड करना या वेक्टर का रिजल्टेंट लेना दोनों सेम चीज होते हैं। वेक्टर के टर्म में वेक्टर को ऐड करना या वेक्टर का रिजल्टेंट लेना सेम होता है, सेम चीज होता है। एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ग्राफिकली, एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम लोग एडिशन या रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन हेड ऑफ वन वेक्टर विथ टेल ऑफ अदर। ज्वाइन हेड ऑफ वन वेक्टर विथ टेल ऑफ अदर, एक वेक्टर के हेड को एक वेक्टर के टेल से ज्वाइन करते हैं, ठीक है? देन देयर डिस्प्लेसमेंट will be their resultant, will be the resultant. If head and tail are not joined, not joined, parallelly shift any one vector. किसी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दीजिए, ठीक? तो जैसे आपको बताया, मैं एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या क्या ज्वाइन करते हैं? सर हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। हेड टू हेड या टेल टू टेल। लेकिन रिजल्टेंट, वेक्टर का रिजल्टेंट लेना या वेक्टर का को ऐड करना, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ग्राफिकली इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक के हेड को एक के टेल से ज्वाइन करते हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही आपका रिजल्टेंट होता है, ठीक है? तो अगर मान लो ऑलरेडी नहीं ज्वाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को उठा के पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ठीक है? आप सब लोग को लास्ट क्लास में बताया था पैरेलली शिफ्ट कैसे करते हैं किसी एक को, ठीक है? वो आप लोग को आता है। जो लोग लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दिया, वो आप लोग देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ कैसे हम लोग सॉल्व रिजल्टेंट निकालेंगे। तो मान लो एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मुझे बताओ आप लोग देख के, ए और बी का यहाँ पे क्या ज्वाइन है? सर टेल। टेल। तो ए का टेल यहाँ पे है, बी का भी टेल यहाँ पे है। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? नो सर। जब भी ये लाइन है, एरो के डायरेक्शन में ये हेड होता है और उसके पीछे वाला टेल होता है। तो यहाँ पे ए और बी का आपस में क्या ज्वाइंड है? टेल। टेल। लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या ज्वाइन होना चाहिए? हेड टू टेल। हेड टू टेल। तो नहीं ज्वाइंड है तो हम लोग क्या करेंगे? पैरेलली शिफ्ट। पैरेलली शिफ्ट करेंगे। आप किसी को भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मान लो मैं बी को उठा के यहाँ डाल दिया, तो मुझे बताओ वो बी और ये बी रफली सेम है कि नहीं है? सर सेम है। यस सर। सेम, ठीक है? तो अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है? तो इसका नाम दे दो, ये मान लो पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो ये एरो क्या बता रहा है, हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं? पी से क्यू, क्यू से आर, कि आर से क्यू, क्यू से पी, क्या बता रहे हैं? सर पी सर पी से क्यू, क्यू से आर। ठीक है, यानी एरो के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सर पी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पी है और एंड पॉइंट आर। आर है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग और एंड को ज्वाइन करना, हाँ कि ना? यस सर। तो हम लोग पी से क्यू गए और क्यू से आर गए, या डायरेक्ट पी से आर भी जा सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो यही ग्रीन वाला लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, वही इन दोनों का रिजल्टेंट है। चमका? यस सर। ठीक है। और अगर ऊपर वाला लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हो, ऐसे ज्वाइन कर दोगे, तो ये पूरे डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। इसलिए याद है आप लोग को लिखाया था मैं, वेक्टर को हम लोग कैसे, किस मेथड से ऐड करते हैं?
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो सिंस ये पैरेललोग्राम बनाए हैं और उससे रिजल्टेंट आया है, इसलिए इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। और वैसे भी अगर मान लो ये लाइन नहीं रहता, मान लो ये लाइन हटा दो और ये वेक्टर हटा दो, ठीक है। मान लो ए और बी ऐसा दिया रहता, तो ए और बी ऐसा दिया रहता तो यहाँ पे ऑलरेडी हेड और टेल ज्वाइन है, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे शिफ्ट करने का जरूरत नहीं रहता है, तो ये ग्रीन वाला अभी भी रिजल्टेंट होता है। ये डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल। of addition. इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पैरेललोग्राम बनाइए या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बनाइए, लेकिन रिजल्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ग्रीन लाइन चेंज हो रहा है क्या? No, sir. नो सर। नहीं, ग्रीन लाइन अभी भी वही है। तो इसलिए नाम जब भी वेक्टर को ऐड करते हैं उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। सबको समझ में आया ये कैसे बना? ठीक है। Yes, sir. तो आपको बस क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है। अब इसमें तो मैंने बी को शिफ्ट किया ना, तो कोई बोलेगा सर ए को शिफ्ट करते हैं। ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो ग्रीन वाला लाइन होगा, ये एरो बता रहा है। ठीक है। चलिए, कोई बोलेगा सर मेरे को ए को शिफ्ट करना है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। मान लो ये बी है, ये ए था। ठीक है। किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को शिफ्ट कर देंगे। आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। तो ए को मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब ये वाला जो पुराना ए था उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब मुझे बताओ, अब ए और बी का क्या ज्वाइन है? सर हेड एंड टेल। सर हेड एंड टेल। तो ए का हेड बी के टेल से ज्वाइन है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर। तो मुझे बताओ ये पी क्यू आर में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? एरो क्या बता रहा है, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट होगा? पी। और एंड पॉइंट क्या होगा? आर। आर। यानी आप पी से क्यू गए और क्यू से आर गए, या आप डायरेक्टली पी से आर चले गए, दोनों में फाइनल जो है, जो पॉइंट है वो सेम है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है। फिर आप बोलोगे सर पिछले केस में रिजल्टेंट आपने यहाँ पे बनाया था और इस केस में रिजल्टेंट यहाँ बना है, तो मुझे बताओ ये और ये दोनों सेम ही चीज है कि नहीं है? इसको उठा के यहाँ डाल दोगे तो वही चीज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो रिजल्टेंट आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो सेम लॉजिक से। जैसे बी को यहाँ किए तो भी तुम तो भी ये रिजल्टेंट होगा। तो ये और ये सेम चीज है, तो कैसे भी शिफ्ट करो, लेकिन लाइन का जो ओरिएंटेशन है ऐसा है तो ऐसा ही आएगा। सबको क्लियर है? यस Yes. सर। यस सर। तो आप किसी को भी शिफ्ट कीजिए, आपका जो फाइनल लाइन का जो ओरिएंटेशन आएगा वो सेम आना चाहिए। ठीक है। तो समझ में आया ना कैसे ग्राफिकली हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर का? यस सर। सबको क्लियर है एकदम? ग्राफिकली रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किसको किससे ज्वाइन करते हैं? हेड टू टेल। यस सर। हेड टू टेल। ठीक है। अगर नहीं ज्वाइंट है तो हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। दोनों को किसी एक को किसी एक एक को। Anyone. किसी एक को एक बार शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, दोनों को लाइन से ज्वाइन करते हैं, एरो लगा देते हैं, वही आपका आंसर है। सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक। चलिए, और जो लोग पहली बार क्लास ज्वाइन किए तो ये सब जो मैं लिखता हूँ वो नोट्स आपको मैं व्हाट्सएप पे आपको मतलब सेंड भी कर दूंगा। लास्ट क्लास में जो लोग अटेंड किए थे सबको सारा नोट्स मिल गया था, मिला था कि नहीं मिला था? Yes, sir. यस ठीक। सर। तो आप लोग नोट करते रहिए, अगर कोई चीज छूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा चीज मैं आपको भेज दूंगा। किसी का नेटवर्क की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो भी क्लास का रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है। लेकिन अननेसेसरली क्लास मिस ना किया कीजिए और टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। अगर 2:30 पे तो 2:30 पे ही क्लास ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है। चलिए, तो ये आपका ऐसा रहा। तो ऐसे तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग अपना अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिएगा,
फिर मैं भी ड्रॉ करूंगा, फिर आप मैच कीजिएगा। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ये ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए। वंशिका, वंशिका सुनाई दे रहा है? रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग एक के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट आपका रिजल्टेंट होता है। Sir, completed. तो देखिए, पहले केस में तो आपको बताया मैं, रिजल्टेंट मतलब
एडिशन या रिजल्टेंट दोनों सेम चीज होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हेड, एक के हेड को दूसरे के टेल से ज्वाइन करना होगा। एक के हेड को दूसरे के टेल से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या ज्वाइन है ए और बी का? सर हेड एंड टेल। हेड एंड, ए का हेड और बी का टेल ऑलरेडी ज्वाइन है, तो इस केस में शिफ्ट करने का जरूरत है क्या? No, नो sir. सर। नो सर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हेड, हेड और टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हेड और टेल ज्वाइन है, तो शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। तो इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, इसको मान लो आर। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? P. सर पी। पी। तो पी से क्यू गए और क्यू से आर गए, इफेक्टिवली आप पी से डायरेक्ट आर चले गए। तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये ए प्लस बी। तो पी प्लस क्यू प्लस, मतलब पी क्यू आर लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, सेम सेकेंड क्वेश्चन में दोनों का क्या ज्वाइन है आपस में? सर Sir, हेड एंड head टेल। and tail. हेड एंड टेल। हेड एंड टेल, तो शिफ्ट करने का जरूरत है क्या? No, sir. सेकेंड केस में शिफ्ट करने का जरूरत है? No, sir. एक मिनट वेट कीजिए, स्क्रीन को तो इश्यू है। ठीक, तो सेकेंड केस में हेड और टेल ज्वाइन है, आपका रिजल्टेंट ऐसा होगा। ऐसा आ रहा है आप लोग का? Yes, sir. यस सर। थर्ड केस में क्या ज्वाइन है दोनों का? सर टेल। टेल टेल ज्वाइन है, तो शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो हम, मैं क्या किया, ए को उठा के यहाँ डाल दिया। ये तो आपका रिजल्टेंट, ये एरो क्या बता रहा है कि आप ऐसे जाके ऐसे जाइए या आप डायरेक्ट चले जाइए, दोनों का मतलब सेम ही चीज है। ऐसा ही रिजल्टेंट आ रहा है ऊपर की तरफ एरो, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। फोर्थ फिफ्थ सिक्स का भी बताइए आप लोग। सब में आपको बस रिजल्टेंट ड्रॉ करना है।
तो फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या ज्वाइन है दोनों का? सर हेड एंड हेड एंड सर हेड हेड एंड ज्वाइन है। हेड तो ए को इधर अगर शिफ्ट कर देते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड आएगा, ए प्लस बी। इस टाइप का रिजल्टेंट आ रहा है आप लोग का? Yes, sir. ठीक है। अगर आप बी को आगे शिफ्ट करते हैं तो भी रिजल्टेंट इसी टाइप का आएगा। इस टाइप का आ रहा है। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. ठीक है। फिफ्थ में बी का टेल यहाँ पे, सॉरी ए का टेल वहां पे है, बी का हेड यहाँ पे है। तो इस केस में क्या करेंगे, बी को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ये ऐसा। तो ये पूरा लेंथ, ये पूरा लाइन का लेंथ ही ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ए प्लस बी होगा। ठीक है। तो कल भी बताया था आपको मैं, मतलब लास्ट क्लास में, कि आप 5 मीटर आगे जाइए फिर 3 मीटर आगे जाइए तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं? सर ऐड ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड करके ये पूरा लाइन हो जाएगा 8, इसलिए ये आपका ऐसा होगा। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. वहीं पे क्वेश्चन नंबर सिक्स में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो वहां पे क्या होगा? Sir, subtract. Subtract. सब्ट्रैक्ट होगा। तो बी का हेड यहाँ पे, ए का टेल यहाँ पे है, तो बी को उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। तो जो पार्ट दोनों में कॉमन है, जो पार्ट दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा, कैंसल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है। तो बचेगा क्या, इतना ही बचेगा, यही ए प्लस बी होगा। ठीक है। कहने का मतलब अगर आप आगे गए 5 मीटर और पीछे आए 3 मीटर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? सर 2 मीटर 2 मीटर। हम लोग 5 को पॉजिटिव लेते हैं तो 3 निगेटिव होता है, तो 5 प्लस माइनस 3 तो उससे 2 आता है। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. सबको आया ना, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. तो Yes, sir. किस केस में रिजल्टेंट ज्यादा होता है? सेम डायरेक्शन में होने से रिजल्टेंट ज्यादा होता है या अपोजिट डायरेक्शन में? सर Sir, सेम same डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट सिंपल ऐड हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट Subtract हो जाता है. सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 degree. सर 0 डिग्री और 6 वाला क्वेश्चन है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है? सर 180 डिग्री 180 degree. 180। तो सब लोग को समझ में आया ना कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं ग्राफिकली? Yes, sir. ठीक है। तो सिंपल रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग किसको किससे ज्वाइन करते हैं? Head to सर हेड टू tail. टेल ठीक है, हेड टू टेल। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। चलिए, ये वाला पार्ट तो रिजल्टेंट वाला पार्ट आपका ओवर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो बहुत सारा टाइप का है। पहला इक्वल वेक्टर्स। तो आप लोग बताइए, दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे? सर जब सर उसका जब उनका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम होगा. होगा ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा तभी उसको इक्वल कहेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से इक्वल हो सकता है क्या? नो सर No, sir. सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से? No, sir. नहीं। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा तभी दोनों इक्वल होगा। ठीक है। कहने का मतलब जैसे एक आपका ऐसा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों को सेम कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? Yes, यस sir. सर ठीक है। तो यानी इक्वल वेक्टर के लिए दो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम। ठीक है। तो यानी इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन सेम है वेक्टर का तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी इक्वल है। इक्वल वेक्टर में एंगल कितना होता है? बताओ, इक्वल वेक्टर में एंगल कितना होता है?
0 डिग्री। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना, तो डायरेक्शन सेम होना यानी पैरेलल, तो पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक। तो मान लो अगर ऐसा लिखा है, आपको बताया था ये मॉड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड। वेक्टर। आपको ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, देन ए इक्वल टू बी। दो स्टेटमेंट मैं लिख के दे रहा हूं, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट। इफ ए इक्वल टू बी देन मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब पहला पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है ए वाले स्टेटमेंट में, और ये बी वाला स्टेटमेंट है। ए स्टेटमेंट बोला है कि ए और बी दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर भी सेम होगा। ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स। सेकंड में क्या बोला है कि दो वेक्टर सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। पहला सर ट्रू। स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू की फॉल्स? फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू। सर सेकंड वाला भी फॉल्स। सेकंड वाला सॉरी, फर्स्ट वाला क्यों फॉल्स है? मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन नहीं दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपका तो पहले केस में बोला है सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है। सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वेक्टर्स इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। नहीं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट केस में बोला है ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर ऐसा ऐसा वेक्टर है तो दोनों का लेंथ रफली सेम है कि नहीं है? यस सर। तो ये, लेकिन ये दोनों वेक्टर को सेम कह सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो पहले स्टेट में बोला है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने से वेक्टर सेम होगा ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। नहीं। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स की ट्रू? फॉल्स। फॉल्स। अब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू की फॉल्स? सर ट्रू। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि दो वेक्टर सेम है, तो वेक्टर सेम कब होता है? सर जब मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो अगर वेक्टर इक्वल है यानी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ही, इसलिए ये ट्रू है। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलिए, ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ये सब सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, इक्वल वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन या सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, दोनों इक्वल सेम होना चाहिए तभी इक्वल होगा। ठीक है। इक्वल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। सेकेंड हम लोग देखेंगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स किसको कहेंगे? सर बताओ। जिसमें पैरेलल मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन डिफरेंट। उसको पैरेलल कहेंगे। मैग्नीट्यूड सेम होगा, सर डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड से अलग हो सकता है। हाँ, उल्टा बोल रही थी। पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। ठीक है। डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों को पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? Yes, sir. ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या सेम होना चाहिए? सर डायरेक्शन। Direction. डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है क्या? नो No, सर। sir. नहीं। तो एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ आपका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। चलिए, कुछ कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं।
चलिए, आपको बताया मैं पैरेलल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑल इक्वल वेक्टर्स आर आल्सो पैरेलल वेक्टर्स। सर सेकंड ट्रू। स्टेटमेंट लिखा है ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो इक्वल वेक्टर। थर्ड स्टेटमेंट लिखा है सम पैरेलल वेक्टर मे आल्सो बी इक्वल वेक्टर। आप लोग सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद आंसर कीजिए। So first and third are true, but second is false. सर फर्स्ट ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है। तो फर्स्ट ट्रू है, बाकी सेकंड, बाकी दोनों फॉल्स। बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर टाइप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रू, टी, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, उस तरह। तो देखेंगे पहला, तो पहला आप लोग क्या कह रहे हैं, ट्रू की फॉल्स? सर ट्रू। True. क्योंकि बोल रहा है ऑल इक्वल वेक्टर, वेक्टर इक्वल कब होता है? सर जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं तो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको पैरेलल वेक्टर भी कहेंगे, हाँ कि ना? Yes, यस sir. सर। इसलिए फर्स्ट ट्रू है। सेकंड में बोला ऑल पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं? Sir, सर which जिसमें only डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शन सेम है। इसका डायरेक्शन सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल दिया हूं, ऊपर वाला ए और बी वेक्टर वो पैरेलल है, लेकिन उसको इक्वल कह सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो ऑल पैरेलल वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल वेक्टर, इसलिए ये फॉल्स है। चमका आप लोग को? Yes, sir. यस सर। लास्ट वाला सम पैरेलल वेक्टर मे आल्सो बी इक्वल वेक्टर, ऐसा हो सकता है क्या? सर ट्रू। यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि कुछ पैरेलल वेक्टर जैसे इन दोनों को पैरेलल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो कुछ कुछ पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, तो वो उस केस में उसको इक्वल कहेंगे, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया? ये तीनों स्टेटमेंट में सब लोग अग्री करते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए, तो ये आपका पैरेलल वेक्टर हो गया। थर्ड, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे? सर जिसमें डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। ठीक है, तो एंटी पैरेलल में कितना एंगल होता है? 180 सर degree. 180 डिग्री। तो यानी एक इधर है, एक इधर। ठीक है, तो इस केस में एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन सेम होता है एंगल 0 होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन अपोजिट होता है उसमें एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका ऐसा, ये सब लोगों को समझ में आ गया। तो इक्वल, पैरेलल और एंटी पैरेलल ये तीनों हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सर हाँ बोल। सर अगर
दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा ना। तुम 4 मीटर आगे गए 4 मीटर पीछे गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो उस केस में उसको वैसा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर के का डिफिनेशन क्या होगा कि जब वेक्टर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। बनाना, ठीक है। तो उसको ऑर्थोगोनल, यानी अगर बोलेगा ए और बी ऑर्थोगोनल वेक्टर है यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होना चाहिए? सर 90 90 तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑर्थोगोनल वेक्टर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल है। जेड एक्सिस भी ऑर्थोगोनल होता है कि नहीं होता है? Yes, sir, होता है। ठीक है। जेड एक्सिस मतलब ये बाहर की तरफ है तो वो भी एंगल 90 बनाता है। तो एक्स वाई जेड ऑल थ्री आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. ठीक। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर में कितना एंगल होता है? 90 degree. 90 डिग्री, ठीक है। ये सिंपल सा याद रखना है। नेक्स्ट नल वेक्टर। नल मतलब जीरो, ठीक है। तो जिस भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो हो गया उसको नल वेक्टर कहते हैं। जिस भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो हो गया उसको नल वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड जीरो, द वेक्टर विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो उसको नल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 4 मीटर आगे गए 4 मीटर पीछे आए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. जीरो, तो उसको नल वेक्टर कहेंगे। वहीं पे अगर मान लो तुम 3 मीटर पीछे आते, मान लो 3 मीटर पीछे आते तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? सर 1 1 मीटर meter. 1 मीटर। तो उस केस में नल वेक्टर नहीं होगा, उस केस में मैग्नीट्यूड है 1। लेकिन अगर 4 मीटर पीछे आते तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? अगर 4 आगे गए 4 पीछे आए तो Zero. मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। 0. तो उस केस में उसको नल वेक्टर कहते हैं। तो मान लो ये लाइन है, ये एक वेक्टर है, ये लाइन है। तो आपको बताया मैं लाइन का लेंथ क्या बताता है? सर मैग्नीट्यूड Magnitude. मैग्नीट्यूड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के लेंथ को छोटा कर रहा हूँ। लाइन का लेंथ छोटा करने से क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। तो अभी भी लाइन का लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड है। तो इसको छोटा करते करते एक टाइम पे ये पॉइंट बन जाएगा। तो पॉइंट का कोई लेंथ होता है क्या? No, sir. नहीं। तो यानी नल वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Point. पॉइंट से। और पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है क्या? No, sir. नहीं। तो यानी याद रखिएगा नल वेक्टर इट इज डिनोटेड बाय पॉइंट और डॉट, ठीक है। और नल वेक्टर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इस डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो एकदम सिंपल सा चीज है। नल वेक्टर, नल बोले तो जीरो होता है, तो जिस वेक्टर का जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको नल वेक्टर कहते हैं। और उसको हम लोग पॉइंट या डॉट से समझते हैं। और उसका डायरेक्शन, पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसलिए इसका कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये नल वेक्टर हुआ, ठीक है। तो 6 नंबर देखेंगे, यूनिट वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। बाकी सब ठीक है, बहुत कम यूज आएगा। सबसे ज्यादा आपको यूज जो आएगा वो यूनिट वेक्टर यूज आएगा, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। यूनिट मतलब
वन। Sir, 1. जैसे नल मतलब 0, यूनिट मतलब 1, यानी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट 1 हाँ, जिस वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 1 हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट फैक्टर यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। द वेक्टर विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर with cap over it। यूनिट वेक्टर को हम लोग स्पेशल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे वेक्टर को, नॉर्मल वेक्टर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर के ऊपर एरो लगा के। यूनिट वेक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, और उसके ऊपर ऐसा बना देते हैं। इसको पढ़ते क्या है? ए कैप। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? ठीक है। कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा इसको कैप लिखा हुआ है, या हैट लिखा हुआ है, या कैरेट लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग जो यूज करेंगे, जो मोस्टली यूज होता है, वो कैप यूज होता है, ठीक है। कैप यूज होता है, ठीक है। तो ए कैप। तो यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर में ऊपर कैप लगा के। यूनिट वेक्टर कहते किसको है? विद सर मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मान लो ऐसा लगा दिया, मॉड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड Sir, मैग्नीट्यूड। तो या और ए कैप मतलब कैसा वेक्टर है? Sir, यूनिट magnitude. यूनिट 1. वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? Sir, 1. 1 1। तो अगर ए कैप दे दिया है, अगर बोल दिया यूनिट वेक्टर, यानी उसका मॉड क्या होगा हमेशा? 1 Sir, 1. 1 किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। नहीं। तो याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर को स्पेशल चीज से डिनोट करते हैं, कैप लगा के, स्मॉल लेटर के ऊपर कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका काम क्या है? तो इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन शो करने में यूज आता है, ठीक है। तो नॉर्मली फिजिक्स में हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यूज करते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर में जेड एक्सिस 90 डिग्री कैसे बना रहा है? तो देखो, तो जेड एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस ऐसा है, और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको पेपर में बना सकते हैं, और ये एंगल 90 होता है। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर नो सर। नहीं। अब ये वाले पॉइंट पे, ये दोनों के कॉर्नर पॉइंट पे आप अपना पेन रख दीजिए। पेन खड़ा करके रख दीजिए, पेन पेन रख दीजिए ये कॉर्नर पॉइंट पे। वो पेन आपका जेड एक्सिस होगा, हाँ कि ना? यस सर ठीक है। यस सर। वो पेन जेड एक्सिस होगा। ये कॉर्नर पॉइंट पे अपना पेन रख दो। मतलब मतलब 3D डायग्राम है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। ये बता रहा हूँ, ये तुम पेन है। तो तुम देख के बताओ, ये एंगल और ये एंगल 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर ठीक है। तो जेड एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 बनाता है कि नहीं? यस सर। और जेड और एक्स में भी 90 है, हाँ कि ना? यस सर। और एक्स और वाई में तो 90 होता ही है। समझ में आया? जिसका Yes. डाउट था, समझ में आ गया ना? ठीक। चलिए, तो हम लोग वापस यूनिट वेक्टर पे ही आ जाते हैं। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको स्मॉल लेटर विथ कैप ओवर इट से डिनोट करते हैं। इसका काम क्या है? डायरेक्शन शो करना, ठीक है। तो डायरेक्शन शो करने में यूज आता है। तो फिजिक्स में आपको मोस्टली 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड यूज आएगा।
ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस के लिए हम लोग आई कैप यूज करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? एक्स के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं? I cap. Sir, I cap. वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। तो ये सिंपल सा चीज है, आज के बाद से याद रखिएगा। एक्स एक्सिस को बताने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? I cap. वाई एक्सिस के लिए J cap. जे कैप, जेड एक्सिस के लिए K cap. के कैप। वहीं पे अगर बोलता माइनस एक्स एक्सिस के लिए तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव So माइनस minus आई I कैप। cap. और माइनस वाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप, माइनस जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप। सबको क्लियर है? ठीक है, तो वहीं पे तो निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप, निगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस जे कैप, निगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप। ठीक है, यस। तो आपको बताया मैं यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बोलेगा कि मैं 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर आगे गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो मैग्नीट्यूड मेरा कितना है? 5 है, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. और मेरा डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग 5 आई कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें ये 5 क्या बता रहा है? Magnitude. मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? Unit. डायरेक्शन। यूनिट नहीं रे, डायरेक्शन। Yes, यूनिट sir. वेक्टर Direction. डायरेक्शन बताता है। कौन सा डायरेक्शन है ये? X axis. एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, यानी 5 आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका, यानी ये 5 आई कैप है। तो सेम लॉजिक से मान लो -2 जे कैप दिया हुआ है, मान लो -2 जे कैप दिया हुआ है, तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? So 2. मैग्नीट्यूड 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड को -2 बोल सकते हैं क्या? No sir. No, sir. नहीं। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होता है क्या? No, No, sir. नहीं। तो फिर ये माइनस साइन क्या बताएगा? So negative y axis. डायरेक्शन। कोई भी चीज आपको पहले ही क्लास में बताया था, कोई भी चीज निगेटिव होता है वो किसकी वजह से होता है? मैग्नीट्यूड की वजह से कि डायरेक्शन की वजह से? So direction. 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 डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। तो मान लो के कैप बाई 2 दिया हुआ है, इस केस में मैग्नीट्यूड कितना है? 1/2. हाफ, यानी 1/2। और डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो जब भी आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है, हाँ कि ना? Yes, sir. जैसे माइनस आई कैप, तो माइनस सिर्फ आई कैप यानी निगेटिव, इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? Sir 1. 1। इसमें मैग्नीट्यूड 1 है। और डायरेक्शन So negative y axis. नेगेटिव आई है रे, आई मतलब क्या है? एक्सिस। सर नेगेटिव एक्स Sir एक्सिस। negative x Negative axis. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आप लोग को समझ में आया ना? यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1। Sir 1. उसको किससे डिनोट करते हैं? Cap. स्मॉल लेटर में कैप लगा के। तो ए कैप, जैसे ए कैप हुआ तो ए कैप का मॉड कितना होगा? 1. Sir 1. इसका काम क्या है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? Direction. show करना. डायरेक्शन बताना। तो एक्स एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? I cap. Sir I cap. माइनस वाई एक्सिस के लिए So Minus minus K I cap. cap. माइनस जे कैप, जेड एक्सिस के लिए Cap. K कैप। मान लो 3 आई कैप दिया हुआ है, 3 आई कैप में मैग्नीट्यूड कितना है? So 3. 3। और डायरेक्शन पॉजिटिव Positive एक्सिस। x axis. तो मान लो -4 के कैप दिया हुआ, -4 के कैप, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना है? Minus. 4। और डायरेक्शन So negative z Negative axis. Z axis. सबको क्लियर है ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका यूनिट वेक्टर आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या है आपको, ये तो हुआ आप ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं या इसके परपेंडिकुलर 3D में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर 3D वेक्टर है ऐसे। तो जो ही नहीं है ना कि हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ही ट्रेवल करें। हो सकता है कि आप ऐसे जा रहे हैं, हाँ कि ना, टेढ़ा में, ठीक है, आप ऐसे जा रहे हैं मान लो ये कोऑर्डिनेट में बात करें तो मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो आप ऐसे जा रहे हैं तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका हाइट भी चेंज हो रहा है, मतलब वाई एक्सिस भी और जेड एक्स एक्सिस भी, ठीक है। वहीं पे 3D में बात करें तो उस केस में एक्स वाई जेड तीनों चेंज होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, नॉर्मली वेक्टर इज डिनोटेड बाय किसी भी वेक्टर को हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, आई जे के फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इस केस में बोलेगा आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, तो क्या बोलेंगे, A, ए। जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, B, बी। के कैप का कोफिशिएंट कितना है, सी। C. तो अगर मान लो बी और सी को जीरो कर दिए तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, sir, X axis. सर एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस में है। मान लो ए और सी को जीरो कर दिए और बी नेगेटिव है, बी लेस देन जीरो है, बी का वैल्यू लेस देन जीरो है, तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, Sir, negative Y axis. ठीक है। तो ए और सी जीरो है तो आई और के कैंसिल हो जाएगा, बी नेगेटिव है यानी वो क्या बताएगा कि ये नेगेटिव आई में है। समझ में आया। Yes, sir. तो जनरली किसी भी वेक्टर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक ठीक है। तो नॉर्मली किसी भी वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, ऐसा, ठीक है। तो इसमें आई का कोफिशिएंट कितना है, 2, सर 2 जे का कोफिशिएंट कितना है, Minus माइनस 3 -3, के का 1 1, 1, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपका आई जे के तीनों रहे, हो सकता है कि 3i-2k, मान लो 3i-2k है, ठीक है। तो इस केस में आई का कोफिशिएंट कितना है, सर 3 3। जे का कोफिशिएंट पूछेगा तो 0. जीरो, ये जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट जीरो, के का कोफिशिएंट -2. -2, ठीक है। तो नॉर्मली वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर से रिलेटेड मैंने आपको समझाया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूनिट वेक्टर है। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इतना मैं आपको बताया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7th को इनिशियल वेक्टर। तो ये सब फर्जी है, मतलब ये सब का उतना यूज नहीं है। किसी किसी बुक में और भी टाइप का देखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इक्वल है, पैरेलल है, ये सब है। यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। को इनिशियल वेक्टर मतलब, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अगर सेम स्टार्टिंग पॉइंट है उसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। एट्थ, कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर्स इन सेम लाइन। अगर वेक्टर सेम लाइन में है तो उसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। सेम लाइन में होना चाहिए ये और ये, इन दोनों को कोलिनियर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं।
जो ब्लैक से ड्रॉ किया हूं मैं ए और बी, वो कोलिनियर है कि नहीं है? No, sir. No, Sir, sir. नहीं क्यों है. क्यों क्यों नहीं है? Sir, because they are not on the Eight same line. line. लेकिन आपको तो बताया हूं ना मैं, किसी भी वेक्टर को उठा के पैरेलली शिफ्ट करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? No, sir. नहीं। ठीक है, तो यानी अगर ए को वहां ड्रॉ कर लीजिएगा तो उसको कोलिनियर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? Yes, Yes, sir, sir. कहेंगे. कहेंगे। यानी देखो, ये वाला कैसा वेक्टर है? पैरेलल। और ये वाला कैसा वेक्टर है? एंटी पैरेलल। यानी सारा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं। जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन इन दोनों को पैरेलली शिफ्ट करके एक लाइन में लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? Yes, sir. ठीक है, तो यानी ऑल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, तो क्या बोलेंगे? सर 180 डिग्री। सिर्फ 180, जीरो नहीं हो Sir, सकता है? 0 degree. Zero जीरो and भी हो 180. सकता है। ठीक है, तो ऑल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। यानी एंगल 0 और 180 दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर मतलब वेक्टर सेम लाइन में होना चाहिए। तो सारा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, तो ये सब बताया ना, उतना ज्यादा यूज नहीं है। जो सबसे ज्यादा यूज है वो आपको यूनिट वेक्टर का है। सबको क्लियर है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एक लास्ट पॉइंट देखेंगे। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स को मतलब होता है सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसको आप एक पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं उसको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पेज है। ठीक है, इस पेज पे आप कैसा भी वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, कैसा भी, ये सब कोप्लेनर है। ठीक है, वहीं पे ये पेज, ये एक दूसरा पेज है। ठीक है, और इसमें ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये मान लो ए है और ये सब बी सी डी ई। ठीक है, तुम देखो बी सी डी ई चारों वेक्टर एक ही प्लेन में है, हाँ कि ना? एक ही पेज में ड्रॉ है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो एक पेज में ड्रॉ, पेज को हम लोग क्या कह सकते हैं? पेज को प्लेन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? Yes, sir. यस सर। लेकिन जो मैं ए वाला वेक्टर ड्रॉ किया हूं वो सेम पेज में है क्या? नो सर। नहीं, No, वो sir. दूसरे पेज में है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या ए और सी कोप्लेनर है? No, sir. नो सर। नहीं, ए और सी फिर कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है, या जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई कोप्लेनर है। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ये दोनों कोप्लेनर है, लेकिन जेड को तीनों को प्लेन, तीनों एक प्लेन में बना सकते हैं क्या? No, नहीं, sir. क्योंकि जेड आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये कॉपी है, इसमें दो लाइन ड्रॉ कर लिए, ये ए है ये बी है। ठीक है, और जिस पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो पेन ये कॉपी के प्लेन से बाहर है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो यानी वो पेन भी मान लो एक वेक्टर है, तो वो ए और बी के साथ कोप्लेनर नहीं होगा। कोप्लेनर मतलब उस पेज में नहीं होगा। ठीक है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड को कोप्लेनर कह सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. नहीं, क्योंकि वो 3D है। 3D प्लेन मतलब क्या होता है? 2D की 3D? 2D। 2D. 2D। और एक्स वाई जेड 3D है, तो एक्स वाई एंड जेड आर नॉट कोप्लेनर। Sir. हाँ बोलो। तो सर हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो एनी ऑफ द टू एक्सिस के विद इन में लाई करे वो ही कोप्लेनर है? हाँ हाँ, किसी भी दो एक्सिस में के बीच लाई करे उसको। देखो
कोई भी दो एक्सिस मान लो, कैसा भी बनाओ ना, ये ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, कैसा भी बनाओ, उस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसको कोप्लेनर कहेंगे, लेकिन अगर उस प्लेन के बाहर है तो उसको कोप्लेनर नहीं कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक प्लेन है, इसमें ये लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ये लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन एक लाइन इस प्लेन से बाहर है, तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ठीक है, तो ए और बी को कोप्लेनर कहेंगे, लेकिन सी कोप्लेनर होगा क्या? No, sir. नहीं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. ठीक है, तो कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में होना चाहिए बस। चलिए, तो आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, ये सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वेक्टर था? Unit. Unit vector. Unit यूनिट vector. वेक्टर, जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम दिए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ए कैप से या बी कैप से या सी कैप से डिनोट करते हैं। उसका काम है डायरेक्शन बताना, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, जेड कैप के कैप जेड एक्सिस के लिए। वहीं पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप लगा देते हैं। ठीक है, ये ऐसा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। नेक्स्ट देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, वेक्टर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है आपको इस फॉर्म में, आई जे कैप में, आई जे के में के टर्म में दिया हुआ है, उस केस में कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। ये ऐसा दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप। दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, दोनों आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? तो याद रखना, ऐड करने में कोफिशिएंट, सेम डायरेक्शन के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, सेम डायरेक्शन के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं और वही फाइनल आंसर लिख देते हैं। सेम डायरेक्शन के कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए में आई में कोफिशिएंट कितना है? A1. Sir, A1. और बी में A2. A2। तो दोनों आई का कोफिशिएंट है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो A1 प्लस A2 आई कैप। उसी तरह बी में, ए में जे में कितना है? B2. B1. B1। और बी में B2. B2, तो दोनों को ऐड कर दिए, जे कैप लिख दिए। सेम लॉजिक से C1 प्लस C2 के कैप होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. वहीं पे आपको सब्ट्रैक्ट करने बोलता है, A माइनस बी, तो क्या करना है? ए के आई में कितना है? A1 है, और बी के आई में कितना है? A2 है, लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, जब जब वेक्टर को ऐड करने बोलेगा तो सेम डायरेक्शन के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। सेम डायरेक्शन मतलब आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन है कि नहीं है? Yes, sir. आई मतलब कौन सा एक्सिस होता है? Sir, X axis. एक्स एक्सिस। तो दोनों का एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट A1 और A2 है, ऐड करना है तो A1 प्लस A2, सब्ट्रैक्ट करना है तो A1 माइनस A2। ठीक है, बीच में लेकिन प्लस साइन रहेगा, कोफिशिएंट माइनस होता है। ठीक है, उसी तरह B1 माइनस B2 जे कैप, C1 माइनस C2 के कैप, ये। ठीक है, एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल 1, मान लो ए दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और बी दिया हुआ है i प्लस 2j, फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी, ऐसा बोल रहे हैं फाइंड करने। ठीक है, तो a प्लस बी निकालेंगे, तो a में i में कोफिशिएंट कितना है? Sir, Sir, 2. 2, और b में
1, 1। तो 2 ऐड करना है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3। तो 3 आई कैप। ए के जे में कितना है? -3, -3। और बी के जे में कितना है? +2 +2, +2। तो -3 + 2 कितना होता है? -1 -1, -1। ए के में कितना है? 1, 1 और बी के में 0 0. 0। तो वो के लगा दिए, तो आपका फाइनल आंसर 3i - j + k आ रहा है। क्लियर है सबको? Yes, yes sir. sir Yes, sir. वहीं पे a - b करने बोलता, तो a के i में कितना है? 2 और b के i में 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है। j के लिए, a के j में -3 है और सब्ट्रैक्ट करना, b के j में 2 है, सब्ट्रैक्ट किए इसलिए माइनस साइन है। a के k में 1 है और b के k में 0 है, इसलिए ये। तो ये आपका i कैप -5j कैप + k कैप। सबको क्लियर है? Yes, yes sir. sir Yes, sir. ठीक है? तो जब भी वेक्टर आई जे के फॉर्मेट में दिया हुआ है और बोला है 2 वेक्टर या 3 वेक्टर को ऐड करने, तो क्या करेंगे? आई के क्वेश्चन को आई से ऐड कर देंगे, जे के क्वेश्चन को जे से ऐड कर देंगे, के क्वेश्चन को के से ऐड कर देंगे। अब बीच में प्लस साइन रहता है, माइनस करने बोलेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ऐसा होगा। वहीं पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर कोई नंबर है जैसे 2 है, ये नंबर 2, 2 को क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे कि वेक्टर कहेंगे? scalar ठीक है। जैसे मेरा मार्क्स मान लो 80 मार्क्स आया, तो 80 का कोई डायरेक्शन होता है क्या? no No, sir sir. नहीं। यानी कोई भी नंबर है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो यानी स्केलर मतलब कोई नंबर को कोई वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ए आई कैप + बी जे कैप + सी के कैप। ठीक है। लैम्डा ए कैप, लैम्डा आपका स्केलर नंबर है, तो लैम्डा ए कैप बोलेगा तो लैम्डा तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये लैम्डा एक आई, लैम्डा बी जे, लैम्डा सी के। एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ए वेक्टर दिया हुआ है -i 2j + k, तो बोलेगा 2a वेक्टर लिखना है। तो 2a वेक्टर क्या लिखेंगे बताओ? ठीक है? तो ये फाइनल क्या आएगा? -2i + 4j + 2k, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? yes Yes, sir sir. ठीक है। वहीं पे -3a कैप बोलेगा, तो बोलो बताओ फाइनल आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 3 minus I cap plus 2j cap plus k cap bracket नहीं नहीं, सर फाइनल। हाँ, सर 3i कैप हाँ। -6j कैप -3k कैप। फाइनल आंसर मतलब -3 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फाइनल आंसर यही आएगा, हाँ कि ना? yes sir यस Yes, सर। sir. क्लियर है सबको? yes sir ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देता हूँ, वो आप अभी सॉल्व कीजिए। बाकी बहुत सारा इसी ऐसा ही सिमिलर आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास तक मतलब भेज दीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है ना क्या, कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir.
सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है। Sir, done. ठीक, Sir, done. इस केस में पहला देखेंगे तो फर्स्ट a प्लस बी करना है। ए में आई में कितना है 2, बी में कितना है 1, तो 2 + 1 प्लस जे में देखेंगे ए के जे में कितना है -1, बी के जे में कितना है 2, ए के के में कितना है 3 और बी के के में नहीं है, तो 3i + j + 3k ये आ रहा है आप लोग का। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड केस माइनस ए करना है, बी में से ए माइनस करना है, तो बी के आई में 1 है और ए के आई में 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। बी के जे में 2 है, ए के जे में -1 है, बी के में 0 है और ए के में 3 है, -i + 3j - 3k ये आ रहा है आप लोग का। Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है? नहीं। 2a तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6i - 4j + 2k ये आ रहा है आप लोग का। Yes, sir. Yes, sir. -4a में तो -4 3i - 2j + k और लास्ट का ये आंसर आ रहा है आप लोग का। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सबको समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको भेज दूंगा मैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक, बाकी आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.